आइजैक बसाविस सिंगर, तो वो कहते थे कि मैं यिद्दिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि इतनी प्राचीन भाषा है कि आज की भाषा पढ़ने वाले लोग मुझ पर हमला ना करें। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मेरी कहानियों को भूत प्रेत ही पढ़ें। आजकल बहुत लोगों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता का मतलब ये सिर्फ अंग्रेजी होता है और ये इससे सहमत नहीं हूँ। जब तुलसीदास कहते हैं कि शिवद्रोही ममदास का हवा, है ना? हर मंदिर हरिहर मंदिर बनता है, तो एसिमिलेशन की प्रवृत्तियाँ हर जगह रहती हैं। इतालवी भाषा के लिए बहुत कम पैसे दिए जाते हैं और कोई कोई ठीक योजना नहीं होती है। और यदि मैं ये बता सकती हूँ हिंदी की स्थिति वही है। जो हम बॉलीवुड की ओर देखने लगते हैं या जिसको हम पॉपुलर कल्चर की ओर देखने लगते हैं, ग्लैमर की ओर देखने लगते हैं, हमको लगता है शायद हिंदी को ये बचा रहे हैं। या हम जाते हैं गाँव में लोग जब बोलते हैं हिंदी, वो इस हिंदी से तो बिल्कुल अलग होती है जो फंडेड है, जिसको पैसा दिया जा रहा है। कि हिंदी अतीत की भाषा नहीं है, हिंदी भविष्य की भाषा है। और हिंदी सिर्फ धर्म या राजनीति के प्रचार के लिए नहीं है, हिंदी बनते हुए बाजार की भाषा है। नमस्कार। साहित्य तक के स्टूडियो में हिंदी साहित्य, पश्चिमी साहित्य, कला, संस्कृति और संस्कृति, इन भाषाओं पर, इन विधाओं पर, इन प्रविधियों पर और भारतीय और इतालवी समाज पर हमारा पिछला कार्यक्रम आपने सुना होगा। प्रोफेसर अलेसांड्रो से हमने बातचीत की थी और वो साहित्य तक स्टूडियो में मौजूद थी। मैंने उस कार्यक्रम में यह भी बताया था कि उदय प्रकाश जी के सौजन्य से हमारी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने साहित्य तक के लिए समय निकाला। उसी चर्चा का यह दूसरा हिस्सा है जिसमें हमारे साथ उदय प्रकाश जी भी साहित्य तक स्टूडियो में मौजूद हैं। उदय प्रकाश जी और प्रोफेसर अलेसांड्रा, आपका पुनः स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारी बातचीत जो हुई थी आपसे, संयोग की बात है कि उदय प्रकाश जी उसके एक मौन दर्शक के रूप में स्टूडियो में पिछली बातचीत के दौरान उपस्थित थे। मैं उदय जी आपसे यह जानना चाहता हूं और शुरुआत में वहीं से करूंगा जहां मेरा पहला प्रश्न था प्रोफेसर अलेसांड्रा से। जब इन्होंने कहा कि मैं भारत आई थी, संस्कृत से लगाव था, 3 महीने संस्कृत पढ़ा भी, और फिर मुझे यह समझ में आया कि मुझे अगर जीवंत भाषा के रूप में समझना है चीज़ों को तो हिंदी को पढ़ना चाहिए। संस्कृत पढ़ के मुर्दों से बातचीत हो सकती है। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि यूरोपीय भाषाओं पर आपने तमाम काम, पूरी दुनिया में आप काम करते रहे हैं। नहीं, मैं इसमें बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है मेरे पास, बहुत काम नहीं है। अलेक्जेंड्रा जी ने जब कहा होगा कि मुर्दों की भाषा, तो उन्होंने व्यंग्य में कहा होगा, मजाक में कहा होगा, क्योंकि ये बात कई लोग कह चुके हैं अन्य भाषाओं के बारे में, प्राचीन भाषाओं के बारे में। मुझे याद आते हैं आइजैक बसाविस सिंगर, तो वो कहते थे कि मैं यिद्दिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि इतनी प्राचीन भाषा है कि आज की भाषा पढ़ने वाले लोग मुझ पर हमला ना करें। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानियों को भूत प्रेत ही पढ़ें, तो मैं सुरक्षित रहूँगा। क्योंकि समकालीन भाषा में लिखने पर बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, आप उससे परिचित हैं। तो कई बार यह होता है कि कोई बहुत बहुत पुरानी भाषा को अपना लेता है। ये अलेक्जेंड्रा जी ने शायद व्यंग्य में कहा, लेकिन यह सच है कि संस्कृत के बारे में मेरी अपनी धारणा है, बहुतों की धारणा है कि वह धर्म की भाषा नहीं है और दर्शन की भाषा, विज्ञान की भी भाषा है। और जैसे लैटिन है, उसको सिर्फ आप यहाँ पर नहीं रिड्यूस कर देंगे कि वो किसी धर्म से जुड़ी हुई भाषा है। और इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके प्रमाण हैं। अभी सबसे अधिक तो बड़ा प्रमाण तो अभी का है कि जिस फिल्म ने 7 एकेडमी अवार्ड जीते, ओपेनहाइमर, तो उसमें आप देखिए वो संस्कृत पढ़ता है और संस्कृत टेक्स्ट पढ़ता है और वो उससे पाता है कि कैसे मैटर को एक इमेंस एनर्जी में बदला जा सकता है। आइंस्टाइन पढ़ते हैं
और अभी मैं शायद आपसे ज़िक्र कर रहा था या फिर कर देता हूँ कि इतना बड़ा उपन्यास 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, उसमें वेंडी जो है अंत में संस्कृत बोलते हैं। तो संस्कृत सिर्फ धर्म की ही भाषा नहीं, कोई प्राचीन भाषा सिर्फ धर्म की नहीं थी। वो एक तरह से जो नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, प्रकृति के नियमों के बारे में, मनुष्य की जो समझने की कोशिश थी, अटेम्प्ट्स थे, उनके बारे में जो जन्म ले रही क्या कहें ज्ञान की, विज्ञान की, वो भाषा थी। संस्कृत उस रूप में भी है। तो मेरा आप दोनों से एक सवाल है, चूँकि भाषा पे प्रोफेसर अलेस्सांद्रा का भी काम बहुत है और आप भाषाविद के रूप में भी, चूँकि आप लगातार पढ़ते रहे हैं, अध्ययन अध्यापन ही करते रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि संस्कृत की जो समृद्धि है और संस्कृत से दूसरी भाषाओं ने जिस रूप में ग्रहण किया है, मुझे लगता है उर्दू में भी संस्कृत का बहुत प्रभाव रहा है। लैटिन, जर्मन और दूसरी भाषाओं ने, यूरोपीय भाषाओं ने काफ़ी कुछ ग्रहण किया है। आपने खुद कहा, 2 फिल्मों का भी नाम बताया। और अगर संस्कृत इतना समृद्ध भाषा के रूप में स्थापित थी किसी समय में, प्राचीन काल में, और प्रोफेसर अलेस्सांद्रा ने भी कहा कि अगर मुझे प्राचीन भारत को जानना था तो संस्कृत को पढ़ना था, आकर्षण भी उसी लिए हुआ, भारत से भी उनका लगाव भी उसी भाषा के माध्यम से हुआ। मैं उस बात को समझ सकता हूँ कि उनके कहने के पीछे आशय क्या था। संस्कृत इस रूप में क्यों हुई कि आज केवल ग्रंथालयों में या केवल अकादमिक जगत तक सीमित है, या वो केवल बौद्धिक स्तर पर ओपेनहाइमर जैसी फिल्में बनती हैं तो वहाँ एक तरह से मैं कहूँगा कि ऑर्नामेंटल जो है वह श्रृंगार के रूप में सीमित क्यों हो गई, वह जन के बीच में इस तरह से विस्मृत और विस्थापित क्यों हुई? नहीं, ये तो देखिए हर प्राचीन भाषा के साथ हुआ, हर प्राचीन भाषा के साथ हुआ। बल्कि मुझे याद आता है कि शायद 2015 के आसपास या उसके पहले 2007-8 के आसपास जो कोर्ट की भाषा थी ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, उसमें वही हैबिस कार्पस, इन कैमरा, ऐसे शब्द थे कि जिनका कोई अर्थ नहीं समझ पाता था। तो ये पारित किया गया वहाँ कि उसको अंग्रेजी में लाइए। हमारे यहाँ भी यही है कि जिस भाषा में वो फैसले होते हैं, वकील जिसमें जिरह करता है, वो ऐसी भाषा होती है। मैं आपसे कहूँ जयप्रकाश जी कि पढ़ के बताइए इसका अर्थ क्या है, तो नहीं बता पाएंगे। तो क्या है कि ऐसा जानबूझ के इसलिए किया जाता है कि एक कोई बीच का मीडिएटर हो, जो एक सामान्य व्यक्ति जो न्याय मांगता है, न्याय तक पहुंचने के लिए उसको इस भाषा की अड़चन को पार करवाने के लिए एक वहाँ पर ब्रोकर बैठा हुआ होगा, है ना, ब्रोकर ऑफ लैंग्वेज, एक भाषा का दलाल बैठा हुआ होगा। तो हर जगह जितनी पारदर्शिता आप लाएंगे वह जीवित भाषा के करीब ही हो पाएगी। लेकिन मेरा कहना इसमें एक और है, एक ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर 2 मिनट तक आप बोलेंगे हिंदी, 2 मिनट तक बोलेंगे तो शायद ही भारत की जो फिलोलॉजिकल हिस्ट्री है, भाषा का जो इतिहास है, वो सब प्रकट हो जाएगा। सारी भाषाएं इसमें, इसके शब्द भंडार में सम्मिलित हैं। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, संस्कृत सिर्फ एक हिस्से को रिप्रेजेंट करती है। हम इंडो यूरोपियन फैमिली के हैं, तो अलेक्जेंड्रा जी भी हमारे ही परिवार की हैं, और ब्रिटेन भी हमारे परिवार का है, जर्मन भी हमारे, हम लोग माना जाए कि पश्चिमी भाषा इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन, हम उस भाषा परिवार के हैं। लेकिन इसी देश में संस्कृत से भी पुरानी एक और भाषा है, उसकी ओर कम ध्यान दिया गया, अब वो है तमिल। और जब तमिल को आप छोड़ दें तो आप पूरे शैव दर्शन को छोड़ देते हैं, शिव को छोड़ देते हैं, है ना, तो आपके परिवार में तो नहीं आता है। तो ये एसिमुलेशन होता है बाद में, जब तुलसीदास कहते हैं कि शिवद्रोही ममदास का हवा, है ना, हरिहर मंदिर, हर मंदिर हरिहर मंदिर बनता है। तो एसिमुलेशन की प्रवृत्तियां हर जगह रहती हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन अगर प्रथम बिंदु आप देखेंगे तो ये 2 बड़ी भाषाएं, संगम लिटरेचर पूरा का पूरा तमिल का है, और शिव वहाँ है, शैव दर्शन वहाँ है ना। प्रोफेसर अलेस्सांद्रा, आपने कहा कि संस्कृत के लोग आपके तुरिनो विश्वविद्यालय में थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ
हैं, उनको लगता है कि वो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं। संस्कृत पढ़ने वाले भारत में आज भी जिनकी वो भाषा है, ब्राह्मण चाहे वो ब्राह्मणों तक सीमित है और पूजा पाठ और कर्मकांड तक सीमित है, या जो भी लोग, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक मुस्लिम अध्यापक संस्कृत पढ़ाने की कोशिश किया था, तो उसका काफ़ी वो चर्चित विषय था। संस्कृत को लेकर अभिजात्य धारणा अभी भी है। चाहे ब्राह्मण कितना भी गरीब हो, अगर वह कर्मकांड में संस्कृत के श्लोक पढ़ता है तो वह यह मानता है कि वह सीधे आपका ईश्वर से ताल्लुकात करा रहा है, ईश्वर से आपको जोड़ रहा है, ईश्वर के साथ आपका संपर्क कर रहा है, आपके लिए पुण्य अर्जित कर रहा है, आपके लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, इसलिए वह विशिष्ट है। यह विशिष्टता का बोध जो भाषाओं के साथ है, क्या इतालवी समाज भाषाओं की इस वरिष्ठता को, श्रेष्ठता को मानता है? क्या इतालवी समाज में अपनी भाषा को लेकर, इतालवी को लेकर इस तरह का गर्व बोध या गौरव बोध है? इतालवी भाषा में हम गौरव लेते हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ इस तरह का पहचान नहीं होता है भाषा में कि जैसे कि हम हिंदी बोलें और ये राष्ट्रवादी पता नहीं राष्ट्रभाषा भी हो। इतालवी भाषा बस हमारी भाषा है, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेज़ी भी चलता है। और एक प्रॉब्लम है कि आजकल बहुत लोगों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता का मतलब ये सिर्फ अंग्रेज़ी होता है, और ये इससे सहमत नहीं हूँ। मैं एकेडमिक दुनिया में काम करती हूँ, और वहाँ जब हम अंतर्राष्ट्रीय का उद्देश्य लेते हैं तो हमारे जैसे कि वाइस चांसलर, हमारे रेक्टर बोलेगा कि अच्छा तुम अंग्रेज़ी में लिखो, लेकिन मैं हिंदी पढ़ाती हूँ इतालवी लोगों को, अंग्रेज़ी में क्यों बोलूँगी, अंग्रेज़ी में क्यों लिखूँगी? मतलब ये ठीक है, यदि एक लेख एक एकेडमिक पत्रिका, एकेडमिक जर्नल में छपना है तो ठीक है, मैं अंग्रेज़ी का प्रयोग करूँगी। लेकिन इटली में किसी को अंग्रेज़ी, मतलब हम अंग्रेज़ी सिर्फ एक माध्यम से लेते हैं, हमारी भाषा नहीं होती है। तो मैं सोचती हूँ कि हमारी सरकार अभी थोड़ा सा प्रोपेगेंडा कर रही है कि इतालवी भाषा, लेकिन वास्तव में इतालवी भाषा के लिए बहुत कम पैसे दिए जाते हैं और कोई ठीक योजना नहीं होती है। और यदि मैं ये बता सकती हूँ, हिंदी की स्थिति वही है। यहाँ हिंदी सब लोग बोलते हैं, सरकार की ओर से भी ये हिंदी है, लेकिन फिर क्या करते हैं लोग? अपने बच्चे जो है वे अंग्रेजी स्कूल को भेजेंगे, हिंदी स्कूल में नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रोपेगेंडा है, लेकिन वास्तव में कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होता है। और मैं वहाँ यूरोप में, और ये मैं जानती हूँ कि पूरे यूरोप में ये स्थिति है। हम जो हिंदी सेविकाएँ हैं क्योंकि हम हिंदी सेवा करते हैं, ठीक है। हमको 1 ही रुपया नहीं दिया जाता है हिंदी प्रचारण के लिए, क्योंकि यदि जैसे कि कुछ प्रोफ़ेसर्स आते हैं तो हमको सरकार आईसीसीआर की ओर से वे चाहते हैं कि हम अपार्टमेंट दे देंगे, इंश्योरेंस दे देंगे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ एक अपार्टमेंट देना बहुत बहुत महंगा होता है, तो हमारी यूनिवर्सिटी ये नहीं कर पाती है, तो हमारी सहायता नहीं होगी आईसीसीआर से। और ये मतलब ये नहीं होता है क्योंकि कोई एक like I don't know, it's like it's not like a plot लेकिन वास्तव में ये होता है।
कि अंत अंत में हम आखिर आखिर हम अकेले होते हैं। और ये मैं बताती हूँ, पोलैंड में ये स्थिति है, स्विट्ज़रलैंड में ये स्थिति है, पूरी दुनिया में। हम लोगों की बातचीत बड़े ही अलग मोड़ पे पहुंच गई। संस्कृत से हम पहुंचे हिंदी और अंग्रेजी और इतालवी की जो तुलना, एक बहुत बड़ी बात प्रोफेसर अलेसांद्रा ने कही कि इतालवी की भी वही स्थिति है जो भारत में हिंदी की स्थिति है। आप ये जो अंग्रेजी को लेकर एक आकर्षण है और जो श्रेष्ठता बोध जो हम संस्कृत के लिए मैं कह रहा था, अब अंग्रेजी आधुनिक समय में अंग्रेजी की स्थिति है, आप उसे कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? और यूरोप में क्या स्थिति है और भारत में क्या स्थिति है, और भाषा के रूप में हिंदी का जो भविष्य है वह अंग्रेजी की तुलना में कहाँ पर है? मैं इसके बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा। ये मैं बहुत ही उससे कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी एक नहीं है। जैसे आप अगर सुनेंगे आयरिश लोग कैसे बोलते हैं, स्कॉटिश कैसे, हमें अमेरिका जाइए आप तो जमाइकन्स कैसे बोलते हैं, अफ्रीकन उससे आने वाले अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, हमारे सलमान रुश्दी या झुम्पा लाहिरी की अंग्रेजी कैसी है। तो अंग्रेजी प्लूरलिटी में है, उसमें विविधता है, बहुलता है। और यही बात मैं हिंदी के बारे में कहता हूँ, जिसका विरोध होता है कई बार कि हिंदी हिंदी नहीं, हिंदियाँ हैं। और इतना प्लूरल है ये, उसके शब्द भंडार अलग हैं। मैं जहाँ से आता हूँ वो छत्तीसगढ़, आप जानते हैं, आप अभी हो क्या है उस क्षेत्र में, विंध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो हम लोगों की भाषा में कुछ उड़िया, कुछ छत्तीसगढ़ी, उधर बंगाल, इसके शब्द मिलते जाते हैं। फिर हमारी पूरी टोपोग्राफी, हमारा पर्यावरण बिल्कुल भिन्न है। तो हमारे यहाँ आप जितने शब्द लुआर, लू जो दोपहर गर्म हवा चलती है, उसके लिए जितने शब्द पाएंगे वो शायद राजस्थान के किसी इलाके में होंगे तो होंगे, वरना नहीं होंगे। बर्फ़ के लिए हमारे यहाँ उतने शब्द नहीं पाएंगे आप। उत्तर भारतीय भाषाओं में आप जाएंगे तो उनमें बहुत शब्द मिलेंगे। तो होता क्या है कि और फिर कहने की शैलियाँ, फिर ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो इतना भिन्न है हिंदी। हिंदी को अगर आप छोटा करेंगे तो छोटे हो जाएंगे। तो होता क्या है कि कई बार जो हम बॉलीवुड की ओर देखने लगते हैं, या जिसको हम पॉपुलर कल्चर की ओर देखने लगते हैं, ग्लैमर की ओर देखने लगते हैं, हमको लगता है शायद हिंदी को ये बचा रहे हैं। या हम जाते हैं गांव में लोग जब बोलते हैं हिंदी, वो इस हिंदी से तो बिल्कुल अलग होती है जो फंडेड है, जिसको पैसा दिया जा रहा है। तो अलेक्जेंड्रा जी का कहना सही है कि एक ऐसी हिंदी जो सिर्फ मदद से चल रही है। मॉरिशस जाइए आप, अब मॉरिशस में हम सभी जानते हैं 75% भारतीय मूल के लोग हैं। सूरीनाम में यही स्थिति है, सारी कैरेबियन कंट्रीज में यही है। लेकिन वहाँ आप हिंदी को खोजेंगे, हिंदी घर के भीतर तो कोई बोलता होगा, भोजपुरी, या भोजपुरी को हिंदी के रूप में ली, लेकिन हिंदी के लिए पैसे बहुत हैं। वहाँ के रेडियो में भी एक कार्यक्रम होगा। मैं एक तथ्य रखना चाहता हूँ कि मॉरिशस में 77% भारतीय मूल के लोग हैं, 77%, जिसमें दक्षिण भारत के भी हैं और विदेशिया वाला पूरा गिरमिटिया वो भी हैं, भोजपुरी, और 3 से 3.5% चाइनीज़ हैं। लेकिन सबसे समृद्ध चीनी भाषा है। उनके डेली न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, उनकी कॉलोनी में आप जाएंगे लगेगा कि हाँ, आप एक समृद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। और जब हिंदी वालों के पास आएंगे तो गिड़गिड़ाते हुए भीख जैसे मांगते हुए। तो उससे हम तो स्टूडियो में बैठ के गौरव कर सकते हैं, लेकिन जब हम जाके देखते हैं तो हिंदी, देखिए हिंदी बहुत बड़ी भाषा, मैं फिर से कह रहा हूँ, और इतनी बड़ी भाषा है कि पूरे यूरोप की तमाम भाषाओं को जोड़ लें, उससे बड़ी भाषा है ये। लेकिन उसकी स्थिति क्यों है, उसका कारण मैं जो समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि हिंदी अतीत की भाषा नहीं है, हिंदी भविष्य की भाषा है। और हिंदी सिर्फ धर्म या राजनीति के प्रचार के लिए नहीं है, हिंदी बनते हुए बाजार की भाषा है। और इसका जन्म आप देखेंगे कलकत्ता में हुआ, जो कि गैर हिंदी भाषी देश है, खड़ी बोली। तो वो बाजार बन रहा था और अंग्रेज़ बना रहे थे। तो एक ऐसा बाजार जिसमें तमाम क्षेत्रों के, जनपदों के, प्रांतों के, अलग अलग भाषाओं के लोग आएँ और ख़रीद फरोख्त करें, विनिमय करें, बातचीत करें, तो एक संपर्क की भाषा चाहिए।
आज भी हिंदी बहुत बड़ी संपर्क की भाषा है, और अगर ऐसी हिंदी बना देंगे कि छत्तीसगढ़ का आदमी ना समझे कि आप क्या बोल रहे हैं, या झारखंड का व्यक्ति कहे कि महाराज अपना कौन भाषा बोली थे, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि इसको इतना बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है। और अलेक्जेंडर जी ने जो कहा, मैं तो शायद विटनेस हूँ कि 2007 में जो ईयू था, यूरोपियन यूनियन, वहाँ पर ये बहस होती थी कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रही है, और तब भारत हर जगह गेस्ट ऑफ ऑनर होता था, और लोग भारत के आर्थिक विकास की बात करते थे। तब हिंदी वालों को बड़ा गर्व होता था कि हिंदी सीखने लोग आ रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ, जैसा अलेक्जेंडर जी ने कहा, कि यहाँ के दर्शन और धर्म को जानने से कम ये रहता था कि हम यहाँ जाएंगे तो हम फिल्मों में काम करेंगे, हम टेक्सटाइल में उसमें करें, हम आर्किटेक्चर में काम करेंगे, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम उसको कैसे सेल करेंगे। हो रहा है ये। तो हिंदी कई तरह से दूसरे देशों के लोगों को आकर्षित भी करती है। बीच में आप जानते हैं कि शायद जब इकोनॉमिक स्लम्प आया था 2000, हाँ 2000, तो हमारी भी स्थिति गिरी, बहुत गिरी, जीडीपी बहुत नीचे गया। तो आप जोड़ के देखिए, है ना, कि हिंदी की भी स्थिति कमज़ोर हुई। अब अगर ऐसा लगता है, सचमुच अगर है ऐसा कि इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट हमारा हो रहा है या हो गया है, तो अपना सामान बेचने कौन नहीं आएगा। पहले भी अंग्रेज क्यों आए थे यहाँ? पहला अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से आया था अपना सामान बेचने, बाजार के लिए आया था, वो अपना धर्म के लिए नहीं आया था। लेकिन बाजार के साथ ही ईश्वर आता है, बाजार के साथ ही धर्म आता है, बाजार के साथ ही एक कल्चर भी आता है। तो ये कभी इन्वेजन होता है, कभी एसिमिलेशन होता है। और कई बार हम कहते हैं कि जब हम राष्ट्र करते हैं, तो ये मेरी धारणा इस बीच में पढ़ता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि जैसे न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड में माओरी है, शायद भाषा कौन सी है ना, तो माओरी और इंग्लिश, तो उनका जो एग्रीमेंट हुआ, तो ऊपर से तो कहा गया कि दोनों बराबर की भाषाएं, जैसे अंग्रेजी और हिंदी बराबर की भाषाएं, ये कहा जाता है, बोला जाता है कि बराबर है, समान है, लेकिन है क्या? नहीं है। तो उस एग्रीमेंट के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको लेकर के अब जागृति पैदा हो रही है कि नहीं, ये शब्द बदले जाएं उस दस्तावेज में जो 18वीं सदी का रहा होगा। तो राष्ट्र बनने के पहली प्रक्रिया है डीकोलोनियलाइजेशन। आप अपने अतीत की जो अपनवेशिक जो क्या कहें, जो उससे आप मुक्त हो, है ना, उससे आप छुटकारा पाएं, और छुटकारा पा करके ही फिर आप किसी भाषा को, तो ऐसा मैं सोचता, मुझे ऐसा लगता है। और हिंदी का भविष्य मुझे लगता है कि बहुत बड़ा है, बहुत बहुत अच्छा भविष्य है। नहीं, मेरा जो सवाल था और जो आपने कहा, हिंदी की लोकप्रियता, हिंदी की उपस्थिति, हिंदी को अपनाने की जहाँ तक बात है, उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। बाजार की भाषा है, इसीलिए ठंडा मतलब कोका कोला है, अदरवाइज अन्यथा नहीं होता। लेकिन सरकार के स्तर पर, अकादमी के स्तर पर हिंदी में काम करने वाले या इतालवी भाषा में काम करने वाले, भाषा को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं, जो अध्यापक हैं वो, या जो लोग इस भाषा की सेवा से जुड़े हुए होते हैं, जो इसके विकास के लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों की स्थिति अपने ही देश में दूसरी भाषाओं से कमतर क्यों है? जो सवाल आपने कहा कि इटली की सरकार इस बात पे तो ठीक है, लेकिन मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, मैं इटली के विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ, मैं अंग्रेजी में अपना प्रेजेंटेशन क्यों दूं? जहाँ से मेरा ये सवाल शुरू हुआ था कि अंग्रेजी को लेकर जो श्रेष्ठता का बोध है कि आप अंग्रेजी के शब्द नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी माध्यम से बात नहीं करेंगे, तो एक तरफ तो लोकप्रिय हो रहे हैं, बाजार की भाषा बन रहे हैं, व्यवसाय की भाषा बन रहे हैं, पूंजी की भाषा बन रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ता की भाषा से च्युत होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, या उस स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। तब भी
जब हमारे देश में इस समय, मैं भारत की अगर बात करूं, तो पिछले 10 वर्षों से जो सरकार है उसके प्रमुख जो है वह हिंदी भाषी हैं, गुजराती भाषी हैं और हिंदी पर उनका विशेष जोर है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप दोनों की दृष्टि में वह कौन से बिंदु हैं जिसके चलते अंग्रेजी को लेकर शासन प्रशासन का आकर्षण जस का तस बरकरार है और बाजार में समृद्ध होने के बाद भी, लोक में समृद्ध होने के बाद भी, अकादमिक रूप से, भाषाई रूप से समृद्ध होने के बाद भी, एक बड़ी भाषा होने के बाद भी उसकी स्थिति उस रूप में नहीं है जिस रूप में होनी चाहिए। हिंदी का आदमी दोयम दर्जे पर क्यों है? मेरा सवाल सीधा सीधा ही है। नहीं, बहुत अच्छा, आप बता सकते हैं कुछ। मैं बस एक उदाहरण देती हूँ कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ तोरिनो में, और मेरी कोलीग जो चीनी भाषा पढ़ाती है वो तोरिनो में है। हर एक विश्वविद्यालय में, इतालवी विश्वविद्यालय में जहाँ चीनी भाषा सिखाई जाती है, एक कन्फ्यूशियस सेंटर होती है। इसका मतलब है कि चीन सरकार हर एक विश्वविद्यालय में एक सेंटर बनाती है भाषा प्रचारिणी के लिए। हिंदी के लिए ये नहीं होता है, और ये मैंने 9 साल पहले लिख दिया। एक लेख है, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस था, मैंने एक लेख लिखा और मैंने ये बताया कि भारत सरकार के पास बहुत पैसे हैं हिंदी के लिए, बहुत पैसे हैं, और खर्च भी देते हैं, क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन ये लेकिन ठीक है, हम क्वालिटी की बात लेंगे कि विश्व हिंदी सम्मेलन क्या होता है। वो सम्मेलन है, लेकिन एक तरह का मेला भी होता है। तो यदि हमारे यूनिवर्सिटी में एक सेंटर होता जिसमें हिंदी के लिए कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, कि हम जैसे कि लेखक को निमंत्रित कर देते हैं कि आप आइए, एक लेक्चर दे दे, ये बहुत अच्छा होता। लेकिन ये नहीं होता है। लेकिन पैसे तो है, मतलब ये एक मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन एक पॉलिसी की बात है। शायद भारत सरकार को ये रुचि नहीं है कि इस तरह का जो कैपिलर, जिसके हर एक यूनिवर्सिटी में एक हिंदी से जुड़ी हुई एक सेंटर हो। ये बहुत अच्छी बात होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कह रही थी कि उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और आपकी मुलाकात हुई थी। क्या आपने इस बात की कोशिश की कि जो अभी भारत में प्रधानमंत्री हैं या जो गृह मंत्री इस समय हैं, वो हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, बराबर पूरी दुनिया में जहाँ जाते हैं हिंदी में बात करने का प्रयास करते हैं, हिंदी में बोलते हैं? तो आप उनको भी कुछ लिख के दें, उनसे कहें कि आप हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा कुछ करें। ऐसा कुछ आपने सोचा या किया? नहीं, मैंने नहीं किया। हमने सोचा लेकिन नहीं किया, क्योंकि मेरा लेख है, वहाँ है, प्रकाशित है, और उस समय हम बस 2 मिनट का इवेंट में भाग लिए, तो मतलब बोलने का मौका नहीं मिला। और फिर मैं सोचती हूँ कि जो भाषा पॉलिसी है वो मेरे ऊपर नहीं होती है। मैं सिर्फ मतलब ये बताना चाहती हूँ कि कुछ उदाहरण होते हैं कि इस लिंग्विस्टिक पॉलिसी के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार क्या करेगी वो आप बताएं। नहीं, मुझे लगता है कि अब आप देख ही रहे हैं, इतने हिंदी के कवि, भले वो मंच में पढ़ें या कहीं पढ़ें, और शायर वो तो हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि हिंदी एक पॉपुलर स्फीयर की भाषा है। अब आपने जो सवाल उठाया कि निचला दर्जा क्यों है, तो उसके पीछे मुझे लगता है कि एक किताब बड़ी पुरानी है, ईपी थॉम्सन की, द एलीट पावर। तो आपका जो एलीट है, यानी वह जो सत्ता के आसपास उसकी काउंसलिंग करता है, सलाह देता है
और एक तरह से बल्कि बहुत से लोग उसको इनविजिबल गवर्नमेंट कहते हैं, अदृश्य सरकार, वो दिखाई नहीं देता है। तो वो कभी वहाँ तक हिंदी नहीं पहुँची है। वहाँ तक हिंदी नहीं कभी नहीं पहुँच पाई, जब से आज़ादी हुई तब से लेकर आज तक। तो आप अक्सर पाते हैं आप कि वो जो एलीट पावर है, जिसको आप अभिजात कहते हैं, कोर्टियर्स कहते हैं, सभासद कहते हैं, सलाहकार कहते हैं, वो कौन है? तो समस्या वहाँ है। और बाकी हिंदी का जो पॉपुलर फॉर्म है, मुझे नहीं लगता कि इतनी भीड़ कभी और होती रही होगी, है ना? अकादमिक स्तर पे जो अनुवाद का काम हो रहा है, अभी आपने भी रेत समाधि का अनुवाद कर दिया, जनवरी में प्रकाशित भी हो गई। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलने के बाद हम भारत में ये देखा गया कि पश्चिम में भारतीय भाषाओं, खासकर विशेषकर हिंदी से अनुवाद की गति बढ़ेगी। आपने पहले भी अनुवाद किया है, उदय जी की कुछ रचनाओं का भी अनुवाद मुझे लगता है जो मुझे कि आपने किया है, और दूसरी भी किताबों का अनुवाद किया है। ये जो अनुवाद का जो काम है और अनुवादकों की जो स्थिति है हिंदी में क्या है, ये मैं उदय जी से जानना चाहूँगा कि पश्चिम से हिंदी में अनुवाद की क्या गति रही है और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि आप लंबे समय से पढ़ाते रहे, खुद भी बहुत सारा प्रचुर मात्रा में अनुवाद किए हैं और आपकी भी रचनाओं का अनुवाद पूरी दुनिया की यूरोपीय भाषाओं में तमाम जगहों पे हुआ है। आप क्या पाती हैं और आप क्या देखते हैं? भारतीयता की नज़र से क्या स्थिति है यूरोप में भारतीय भाषा, खासकर विशेषकर हिंदी की और हिंदी कृतियों की, हिंदी लेखकों की? अकादमिक स्तर पर क्या हो रहा है, प्रकाशन के स्तर पर क्या हो रहा है, जो शोधार्थी, जो शोध छात्र आ रहे हैं उनकी कितनी रुचि है भाषाओं में, ये आपसे जानूंगा। और पश्चिम को लेकर हमारे यहाँ जिस तरह का आकर्षण रहा है, और हम वो गिने चुने लोगों को ही जानते हैं जिनको नोबेल प्राइज़, विशेषकर भारत में अगर किसी को नोबेल पुरस्कार मिल गया, किसी फिल्म को ऑस्कर मिल गया, तो 2-4 पुरस्कार हैं, बुकर मिल गया, तो हम उनको जान जाते हैं, वो भी पढ़ा लिखा तबका। गाँव तक क्या स्थिति? आप तो आपकी पढ़ाई लिखाई मतलब अनूपपुर से लेके सागर विश्वविद्यालय, वहाँ पे आज क्या स्थिति है, मैं इसके बारे में आपसे जानूंगा। तो आप पहले बताएं और फिर। तो मैंने काफ़ी किताबों, हिंदी किताबों का अनुवाद किया, लेकिन अभी तक सिर्फ अकादमिक पत्रिकाओं या अकादमिक दुनिया में वे छप गए। पिछले साल ये एक्सेप्शन हुआ कि एक बड़ा प्रकाशक मुझसे मिलने आए और बोले कि इस उपन्यास को का अनुवाद करो, और ये हुआ चूंकि उसको बुकर प्राइज मिला। तो स्थिति ये है कि हम हिंदी साहित्य पढ़ लेते हैं, अनुवाद करते हैं, लेकिन प्रकाशक की दुनिया में अलग स्थिति होती है। वे जैसे कि हम अभी अंग्रेजी की बात हुई थी कि उदय जी ने कहा कि वो एलिट की भाषा होती है। हमारे जो पब्लिशिंग वर्ल्ड होता है उसमें भी ये होता है कि जो भारत से जुड़ा हुआ है और अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो भारतीय साहित्य माना जाता है। बाकी जो है बस बोली है, भारतीयों की बोलियों में है। हिंदी एक बोली है जो करोड़ लोगों से बोली जाती है, लेकिन एक बोली है, भाषा नहीं, किसी को नहीं मालूम। और मैं जब जैसे कि मैं पीली छतरी वाली लड़की का अनुवाद कर चुकी हूँ, लेकिन जब मैं एक प्रकाशक के यहाँ जाती हूँ, के पास जाती हूँ, और जैसे मैं भिक्षुनी की तरह मांगती हूँ कि देखिए ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा उपन्यास है, इसका अनुवाद है तो छाप दीजिए। वो बोलते हैं कि अच्छा मुझे कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि कोई ये जो पुरस्कार, ये भी एक बाजार की बात है कि जो पुरस्कार मिलता है, जो चर्चित होता है,
और उदय जी के उपन्यास और कहानियाँ वे भी चर्चित होती है, लेकिन इटली में नहीं, भारत में, इटली में नहीं। तो मैं ये कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल कम है। तो और कोई वहाँ भी हमारे सरकार की ओर से कोई पॉलिसी नहीं है कि इतालवी भाषा में हिंदी से या तमिल से या गुजराती से एक अनुवाद हो। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा संघर्ष है कि हम अनुवाद करना करेंगे, अनुवाद करते रहेंगे, लेकिन मतलब ये बहुत मुश्किल होता है। और हिंदी से मतलब इटली से, इतालवी भाषा से हिंदी में कुछ अनुवाद होते हैं, लेकिन आमतौर पर वे अंग्रेजी से होते हैं, सीधे नहीं होते हैं। फिर भी ये अच्छा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि उदय जी को इटालो करवीनो से बहुत प्यार होता है। नहीं बिल्कुल, इसमें बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा पुरस्कार, तो अगर खुद ही याद करिए, अक्सर अनुवादों को पुरस्कार दिया जाता है और मूल कृति को अभी तक अनुदित करने का कोई सिलसिला या उसको कोई कहे कि इसको बुकर मिला या नोबेल मिला नहीं होता है। अब यीट्स ने किया गीतांजलि को, तो अनुवाद मिला, नोबेल मिला, हम आज भी गर्व करते हैं। तो शायद भारतीय साहित्य में पहला ही है और अंतिम भी है, उसके बाद तो नोबेल मिला नहीं किसी को। दूसरे रूप में मिला, वी.एस. नायपॉल को मिला, लेकिन वो प्रवासी थे। तो अंग्रेजी या यूरोपीय भाषाएं यही मैटर करती हैं, अनुवाद मैटर, और इसलिए अनुवाद बहुत आवश्यक है। और अनुवाद से आपको एक बहुत बड़ा विश्व बाजार जिसको कहते हैं वह मिलता है। जैसे आपने कहा ना कि ऑस्कर मिल जाता है तो बड़ा फिल्म चर्चित हो जाती है। एक गाना अगर ऑस्कर में आ जाए तो उसमें बड़ी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में सोचिए कि रोहनी हतंगड़ी को इतने वर्षों से थिएटर में काम कर रही थी, कौन जाने, लेकिन मिल गया उनको गांधी में, तो नाम हो गया। तो ये तो नाम देता है। लेकिन मैं आपसे दूसरा प्रश्न करूंगा, जो प्रश्न नहीं बात करना चाहूँगा, जो अलेक्जेंड्रा जी ने कहा, अब मुक्तिबोध को कैसे करवाएं, क्या करवाएंगे। अब मुझे याद है कि बर्कले से, कैलिफोर्निया से एक स्टूडेंट ग्रे गोल्डिंग, तो उसने पूछा कि क्या करूं मैं रिसर्च करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि एक उपेक्षित पढ़े हुए हमारे महान कवि, बहुत बड़े कवि मुक्तिबोध, उन पे काम करो। उसको मिल गई मैकब्राइट फेलोशिप, तो उसने मुक्तिबोध पर काम किया। और ये सोचिए, ये लोग मेहनत बहुत करते हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ। नवल किशोर प्रेस पर काम मिलेगा आपको, ये विदेशियों ने किया, जो इतना ज़्यादा काम किया। वो गया मुक्तिबोध जहाँ जहाँ थे वहाँ गया, उनके बेटों से मिला, जहाँ वो रहे वहाँ, और ऐसी ऐसी पांडुलिपियाँ और जानकारियाँ उसने हासिल की कि उसकी, और फिर उस दौरान उसने हिंदी इतनी अच्छी सीखी कि जब वो बोलता है या बोलता था, अब तो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, तो अखबार में ये छपता था कि एक अमेरिकी युवा छात्र ने हिंदी बोलकर सबको चमत्कृत कर दिया। मुक्तिबोध का नाम नहीं लेते थे, को मुक्तिबोध को सामने ला रहा है। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संभव है कि अभी का जो देखिए मार्केट भी कहीं ना कहीं जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उससे प्रभावित होता है। कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ हर जगह हो रही हैं, और मुझे बल्कि आलोचना करनी पड़ती है कि अभी तक वो पार्टीशन, विभाजन, वहीं पर सुई अटकी हुई है, वहीं पर अटकी हुई है। और जो भी अवार्ड मिलेंगे वो इस विभाजन उसे जो प्रभावित हुए, वो वहाँ से यहाँ आए, यहाँ का दर्द। अब आप सोचिए कि जो विस्थापन पूरे भारत में भीतर हुआ, बंगाल की तरफ भी हुआ, और हर रोज़ हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी भी देख रहे होंगे कि लोग उजड़ रहे हैं और जा रहे हैं। तो यह जो विभाजन है, विभाजन हर जगह हो रहा है, इस पर निगाह कब जाएगी? तो वही लोग निगाह डालेंगे जो उस परसेप्शन से, जो बहुत पुराना एक दृष्टिकोण था भारत के बारे में, कि 47 की घटना बहुत बड़ी घटना थी। 47 के बाद कई घटनाएं हो चुकी हैं, इतनी बड़ी हो चुकी हैं और हर रोज़ हो रही हैं।
तो उनको जानने के लिए मुझे लगता है कि एक और दृष्टि चाहिए, है ना? और ये अनुवाद करेगा, अनुवाद ही ये काम करेगा और ऐसी चीज़ों की तरफ निगाहें मेरे ख़्याल से अब धीरे-धीरे जा रही हैं। तो ये मेरा कहना है। नहीं, बाजार के इस समय में भाषा, संस्कृति और कलाओं की क्या स्थिति है और उनका क्या भविष्य है? भविष्य तो मतलब हमेशा हम सोचते हैं कि अभी सब कुछ बहुत खराब होता है, भविष्य में क्या होगा? लेकिन ये 10,000 साल पहले होता रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि भविष्य होगा कि अ, कलात्मक कार्य होंगे और लोग लिखते रहेंगे, जाएँगे क्योंकि ये ये हमारा स्वभाव होता है कि हम ऐसा करेंगे। अ, लेकिन यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें एक पॉलिसी चाहिए, जैसे कि अनुवाद करने के लिए, क्योंकि अनुवादक हम हमेशा अपना काम करेंगे। मैं अनुवादक हूँ, पैसे मिले नहीं न मिले, लेकिन मैं अनुवाद करती रहूँगी क्योंकि मुझे मतलब मज़ा है और मेरा काम है और मुझे मतलब प्यार है साहित्य से, तो मैं करती रहूँगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि अच्छा, दांते अलिघिeri जो हमारे साहित्य का पित्र है, उस उसका जो डिवाइन कॉमेडी है, हिंदी में कोई अनुवाद नहीं होता है। ये शर्माने की बात है। तो सब लोग यहाँ शेक्सपियर की बात करते हैं। शेक्सपियर ठीक है, वो भी इतालवी मूल से थे, ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण लेखक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि दोनों मतलब जैसे कि एक कंबाइंड प्रोग्राम हो कि इस तरह का अनुवाद हो, एक टीम बना जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा और भविष्य में ये होगा। इस तरह की योजनाएं नहीं बनाती तो बस कुछ नहीं होगा। नहीं, इसमें एक बात और भी है कि देखिए अनुवाद होता है, फिर वहाँ का जो वो उस देश का वह समाज उसको स्वीकार करता है कि नहीं करता है ना? ये बहुत बड़ा वो है कि आप ऐसी चीज़ लेके जाएं जो आपके लिए तो महान है, लेकिन वहाँ उसकी कोई स्वीकृति हो नहीं पा रही है। तो उसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं। और जैसे मतलब मुझे कुछ याद है कि निराला महाप्राण है ना, उनसे बड़ा कवि शायद आधुनिकता की तरफ छायावाद का कोई दूसरा नहीं। लेकिन उनका अनुवाद कितना हुआ, कहाँ हुआ, कौन जानता है उनको? आपको याद होगा जब 1997 में न्यूयॉर्कर में शायद सलमान रुश्दी से कहा गया था कि आप 50 साल पूरे हुए हैं भारत की आज़ादी के, अब आप भारतीय साहित्य पर कुछ लिखिए। तो निराला जी को उसने उपन्यासकार कहा था, है ना? तो जानकारी नहीं थी। एक अनुवाद उपलब्ध था पाल रूबेन का, और वो ऐसा अनुवाद था कि हम लोग जब छात्र थे तो हंसते थे कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु। अब बंधु का क्या अनुवाद करेंगे, ठाव का क्या करेंगे? तो वह जो निकटता और वह स्वीकृति, अब मुझे लगता है कि शायद भारतीय साहित्य ही है जो यहाँ से गया और वहाँ जाके लोकप्रिय भी हुआ। झुम्पा लाहिड़ी मुझे नहीं लगता कि अभारतीय साहित्य लिखती हैं, तो है ना? हाँ, और वो भी लोकप्रिय हो रहे। हम जो कर रहे हैं, हमारी हिंदी में जो हो रहा है, अब शायद स्वीकृत मिले कि जिनके अनुभव तभी स्वीकृत होता है जब आपके जो अनुभव हैं वो वहाँ के पाठकों को अपने अनुभव लगें, कहीं ना कहीं उससे वो रिलेट करें। मेरा सवाल सर, मुझे लगता है कि इस बिंदु पर आप जो बात है, मुझे कहना पड़ेगा कि आप बहुत खुल के नहीं कहना चाहते या नहीं कह रहे हैं। प्रोफेसर अलेक्जेंड्रा बहुत स्पष्ट ढंग से इस बात को कह रही हैं कि अनुवाद या अकादमिक व्यवस्था के इन कामों को जो महत्वपूर्ण हैं और जो मनुष्यता के लिए या शिक्षा जगत के लिए, छात्रों के लिए ज़रूरी हैं, उन पर सरकारी मदद मिलनी चाहिए। ये
इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह रही हैं और ये भी कह रही हैं कि इटली की सरकार को भी ये करना चाहिए और भारत की सरकार को भी ये करना चाहिए। इसमें कोई असहमति नहीं। मुझे जो याद आ रहा है, हम लोग जब छात्र थे, छोटे थे, तो पूरा जो रूसी साहित्य है वह हमने हिंदी में, गोर्की को मैंने अंग्रेजी में नहीं पढ़ा, हिंदी में पढ़ा। चेखव, मोपांसा, ब्रेख्त, लोरका को हमने हिंदी जिस भी माध्यम से हुआ हो, चाहे उनका बाजार बना हो, चाहे उनके लिए सस्ते मूल्य में किताबें उपलब्ध कराई गई हों, प्रकाशक को किसी ने पैसे दिए हों। मेरा सवाल ये है कि भविष्य में जो शिक्षा जगत होगा, सोशल मीडिया की भूमिका है भाषा को लेके, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई गंभीरता सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया की भाषा अलग है, वहाँ लिपियों का संकट है, हर लिपि के सामने संकट है। वहाँ अंग्रेजी के शब्दों की भरमार है और अब तो उसको भी बच्चे तोड़कर लिख रहे हैं। अंग्रेजी में भी वो पूरी स्पष्ट भाषा नहीं लिखते हैं। और आपने खुद भी कहा कि अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी तो यूरोप की अलग है, अमेरिका की अलग है, वो अमेरिका के भीतर भी अलग अलग लोगों की भाषा अलग अलग है। फिल्म की भाषा अलग होगी, लेखन की भाषा अलग होगी, कोई लिख रहा है तो अलग भाषा में लिख रहा है। भाषाओं का यह जो विकास है, यह गति है, वह तो समझ में आ रहा है, लेकिन अंततः हमारे इस विमर्श में हम किस निष्कर्ष पर अगर पहुंचने की कोशिश करें तो ऐसा क्या हो जिससे हमारे समाज का जो भी व्यक्ति, जो भाषा साहित्य का उद्देश्य क्या है, जो अपढ़ है, अनपढ़ है, वह पढ़ना लिखना सीखे, वह थोड़ा साक्षर हो और आगे बढ़े। जो साक्षर है वह थोड़ा विज्ञ बने, ज्ञानी बने। जो ज्ञानी है वह अपने को, जो अगर भारतीय त्वरा को, परंपरा को मानो, तो वह आध्यात्मिकता को, अपने आत्म को जाने। ये इसमें धर्म का कोई, मैंने कहीं से भी किसी धर्म का नाम नहीं लिया है। मेरा ये कहना है कि जो ज्ञान की परंपरा है वह अपने सही रूप तक कैसे पहुंचेगी, उसके लिए आप लोग जो अकादमिक तौर पर साहित्य जगत में सक्रिय लोग हैं, आपने पूरे जीवन पढ़ाया लिखा है, आप अभी भी पढ़ा रही हैं, आप लोग क्या देखते हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे और होगा भी कि नहीं होगा? नहीं, इसमें असहमति कहाँ है, ये दो अलग क्षेत्र हैं। देखिए, अकादमिकता का एक अपना महत्व है और अकादमिकता भी ऐसी नहीं होनी भी चाहिए जो अपने कर्तव्य से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, उसको छोड़ दे। तो बहुत गंभीर और बहुत उत्तरदायित्व का काम है अकादमिक होना। और अकादमिकता अगर प्रमोट करेगी उनको जिनको ना बाजार पूछ रहा है, ना भविष्य में अकादमिक अध्ययन पूछेगा, तो समस्या यहाँ पे आके खड़ी होती है। क्योंकि बहुतों को एक तरह से पुनर्वास मिला है अकादमिकता के द्वारा और बहुतों को पुनर्वास मिला है बाजार के द्वारा। जैसे आप पूरे मध्यकाल को देखिए तो इनका कोई अकादमिक महत्व नहीं था, नाभा दास का, कबीर का, इनका कोई अकादमिक महत्व नहीं था। लेकिन अकादमिक महत्व तब मिला जब उनको देश के और देश के बाहर भी, जब अब क्रिस्टी मेरिल ने काम किया जर्मनी में, प्रोफेसर लोटार लुत्श की जब वो आई साखी का अनुवाद, तो पता चला कि एक तो बहुत पॉपुलर और एक बिल्कुल भिन्न धारा है जो समावेशी है। तो हमारे यहाँ इतनी धाराएं हैं और उनके प्रति लोगों को परिचित कराना। ज्ञान किसको कहते हैं कि आप किसी अन्य संस्कृति, सभ्यता या समाज के बारे में जब आप और निकट आते हैं, उससे परिचित होते हैं, तो यह काम भी अनुवादों के द्वारा ही और अकादमिक ही करते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मुझे याद है शायद हाइडेलबर्ग में आज्ञेय जी के साथ यही था, वो पहले व्यक्ति थे जो वहाँ आधुनिक भारतीय साहित्य को लेके गए। तो वरना तो हर जगह यही था कि बस तुलसीदास के बाद रामचरितमानस और फिर समाप्त। तो परिवर्तन तो हो रहा है और एक तरह से दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाजार भी देखिए, व्हील्स ऑफ कॉमर्स, जब तक आप ही बताइए, मैं आप हंस रहे हैं जयप्रकाश जी, राज कपूर का जो आवारा और जो उसके गाने में क्या है, श्री 420 था ना, पूरे पश्चिम का हिस्सा जो था समाजवादी देशों में, उसका, हाँ, मेरा जो इतना लोकप्रिय हुआ। और अभी की घटना बता रहा हूँ कि मैं जर्मनी में था,
तो वहाँ पर सड़क के किनारे बैठ के पेंटर्स पेंट करते रहते हैं। तो वो बना रहा था पोर्ट्रेट, तो मुझे लगा कि मैं भी अपना बनवाऊँ। तो मैंने कहा कि मेरा भी बनाओ, उस अंग्रेजी भाषा में जनरल। तो उस मैंने कहा पैसा कितना लगेगा? उसने कहा 25 यूरो। मैंने कहा इट्स टू एक्सपेंसिव, मैं नहीं बनवा सकता। फिर बातचीत होने लगी, तो उसने कहा कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा इंडिया। कहता योगा योगा। अब देखिए राज कपूर को, अब वो आया था यहाँ से जो एशियाई हिस्सा है रूस का, जहाँ पहले मेरा जूता है जापानी चला करता था, है ना। अब बदला समय, और वो उठ के खड़ा, बड़ा खुश हुआ वो, और कहता है कि जस्ट हिट माई स्टमक, हिट माई टमी। तो मैं घबराया, मैंने कहा ये ऐसा क्यों कह रहा है? तो मैंने धीरे से उसके पेट को यूं किया, उसने कहा नो विद लिटिल मोर फोर्स। मैंने 2-3 घूंसे मारे। कहता सी दिस इज बिकॉज ऑफ योगा। अच्छा। तो योग योग के साथ धर्म ही नहीं जुड़ा है, योग ने एक मार्केट बनाया, इज ए प्रोडक्ट। अब इसको फिजियोथेरेपी से लीजिए, इसको आप एक और, तो ये पॉपुलर में गया। अब उसकी व्याख्या एक आदमी करेंगे, जो योगाचार्य होंगे, कितने तरह के योग होते हैं, ये उनको करने दीजिए। लेकिन बाजार में तो इस रूप में गया। तो मेरा कोई मतभेद नहीं है आपसे, ये 2 अलग अलग उत्तरदायित्व हैं। एकेडमिक्स का काम अपना है और बाजार का काम अपना है। कलाओं का ये है, साहित्य का, कि वो किसको देख रहा है। अगर आप सिर्फ बाजार को देख के लिख रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां छोड़ रहे हैं, कोई चिंता नहीं रह गई है, तो वो तो ना बाजार का रहेगा, पल्प पैदा होगा और वो गायब हो जाएगा। मैं दरअसल मुस्कुराया इसलिए क्योंकि जो प्रोफेसर अलेक्जेंड्रा की बात थी, वो सरकार के स्तर पर वो चाहती थी, उनका कहना था। और उनसे मैंने एक सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात को लेकर भी पूछा था। और हम जब बातचीत कर रहे हैं, अभी चुनावों का समय है और जो सर्वेक्षण है, क्या होगा कल नहीं पता। लेकिन मेरा सवाल, मैं मुस्कुराया इसलिए कि मुझे लगा कि एक बहुत चर्चित घटना हुई थी जब 2014 में सरकार बनी थी उसके बाद, और साहित्य अकादमी पुरस्कारों को लेकर आपकी बात हुई थी। और ये बराबर प्रधानमंत्री ने खुद उस घटना को कोट किया था। क्या आप 10 साल बाद हिंदी की विकास को लेकर जो स्थितियां हैं, आपने कभी यह सोचा कि प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी जाए कि हिंदी को लेकर जो वो काम कर रहे हैं? क्योंकि मेरी एक अनौपचारिक बातचीत में आपने, मुझे याद है, कहा था, आप वह पहले आदमी थे जिसने मुझे सड़क मार्ग से देश के विभिन्न हिस्सों में जाने के लिए कहा था। और आपने बाकायदा कहा था कि जो अच्छा काम हो रहा है, वह कोई भी कर रहा हो, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। तो रोड सेक्टर में वाकई बहुत काम हुआ है। मेरे दिमाग में ये आया, ये एक सवाल है कि क्या आपके मन में ये कभी आया, या क्यों नहीं आया, कि प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी इस बात पे लिखी जाए कि हिंदी को लेकर जो काम हो रहा है, जो आपकी चिंता का विषय है, कि अगर सरकार सेंटर बना दे, अगर चीनी सरकार बना सकती है हर यूनिवर्सिटी में जहाँ भी चाइनी भाषा पढ़ाई जा रही है, कि एक सेंटर हो जो चाइनीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश करे। तो क्या इस तरह की कोशिश में एक पत्र लिखने की कोई योजना, संभावना, या अगर आपने नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा, हिंदी के लिए तो ये कर सकते हैं? नहीं, आप व्हाट डू यू थिंक? मैं कुछ साल पहले, अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन वार्धा विश्वविद्यालय में कई प्रोफेसर जो अमेरिका या यूरोप से वहाँ हिंदी पढ़ाते हैं, वहाँ एक प्रोग्राम था, एक सिलेबस बनाने के लिए, जो विदेशी लोगों हिंदी कैसी हिंदी विदेशी लोगों को सिखानी है। और हम वहाँ 2 हफ्ते तक रहे, बहुत काम किया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। और उस समय हमने एक चिट्ठी भी लिखी, लेकिन अभी मैं मतलब मुझे मतलब ये जो मैं एक चिट्ठी लिख दूंगी, ये मैंने एक लेख छपा, और ये मेरा काम है कि मैं अकादमिक में काम करती हूँ,
मैं वो लिख दूंगी, छपा हुआ है, जिनको पढ़ना है वे पढ़ेंगे। मैं मतलब सीधे कोई चिट्ठी नहीं भेजना चाहती हूँ। आप बताइए। लेकिन नहीं, एक हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा कि सरकारी ओर से कुछ सहायता चाहिए, क्योंकि मैं मतलब मैं सोचती हूँ कि यदि बाजार ही होता तो इस तरह का संकट साहित्य नहीं होता। लेकिन सरकार की ओर से सहायता चाहिए और स्वतंत्रता भी, क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि जो सरकार की ओर से होता है फिर कोई ना कोई दबाव भी हो, या ये ठीक नहीं है। तो इसमें कोई एक संतुलन होना चाहिए, और बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये संभव हो। तो नहीं, मैं इसमें आंशिक रूप से क्या मैं सहमत हूँ। और सरकार किसी की भी हो, ये ना सोचें कि अभी की सरकार या पहले की सरकार। सरकार की मैं उदाहरण देता हूँ, और बहुत ही जिससे पता चल जाएगा। एक ट्यूबिंगन एक जगह है जर्मनी में, और ये बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। भारत सरकार भी वहाँ सहयोग करती है, और थाईलैंड भी सहयोग करता है। थाईलैंड की जो राजकुमारी हैं वहाँ उसको आर्थिक मदद भी देती हैं। ट्यूबिंगन आप जाएंगे तो लगेगा कि इतना काम भारत पर हुआ है। और जिस गली में जाएंगे बड़ी इतनी मोटी कॉफ़ी टेबल बुक्स फोटोग्राफ्स के साथ, ये सब वहीं के एक छात्र ने, उसका नाम है आंद्रे पेंज, उसने और अंत में प्रार्थना का अनुवाद किया, डॉक्टर वाकणकर एंड अपराइट हिंदू, है ना। उसको उसमें एमफिल की डिग्री मिली। बातचीत हुई, मैं वहाँ गया, उनके साथ रहा। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मुझे बहुत बहुत स्वाभाविक रूप से सभी लोग अपने जैसे लगते हैं। तो मैंने पूछा कौन कौन आपको बहुत प्रिय है। उसको नागार्जुन के वरुण के बेटे बहुत प्रिय था। उसको अज्ञेय की शेखर एक जीवनी बहुत प्रिय था। तो उसने कहा अगर मुझे कोई फेलोशिप मिल जाए तो मैं इनका अनुवाद करना चाहूँगा। उसको उस मेरे वाले अनुवाद पर उसको जो इंटरनेशनल जूरी थी उसको सेकंड अवार्ड मिला। यहाँ वो आया, मैं आपको नाम नहीं लूँगा, उनको बहुत लोगों से मिलाया, लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि वो अज्ञेय की शेखर एक जीवनी के अनुवाद के लिए उसको कोई फेलोशिप या 2 साल की आर्थिक मदद दी जाए, या बाबा नागार्जुन के वरुण के बेटे के लिए। आप सच्चाई पता करिए, लगभग असंभव है। होता क्या है कि अब जैसे जेसन ने किया, मेरा अनुवाद किया, बहुत किए, तो उसको वहाँ से मिला, पेन ग्रांट मिला, वो यहाँ आया, रहा। और अगर वो सिर्फ मेरी रचनाओं से प्रेम करने की वजह से यहाँ आता तो कैसे करता, कहाँ रहता, कहाँ जाता। और हम लोग भी देखिए कुल मिलाकर के ऐसे नहीं है कि किसी को अफोर्ड कर ले लंबे समय तक, है ना। तो यह दायित्व तो है। और ये भाषा ही नहीं, क्योंकि साहित्य संस्कृति का भी एक प्रतिनिधित्व करता है। और कई कई अस्मिताओं का, जो आपने कहा, हर यहाँ बहुत सारे समुदाय हैं, क्षेत्रीयताएँ हैं, एथनिसिटीज़ हैं, उनके मूल्य अलग हैं, उनके पारिवारिक रिश्ते अलग तरह के हैं, उनका घर बनने का वो हर चीज़ भिन्न है, उसका भी प्रतिनिधित्व। बल्कि कई बार लोग कहते हैं कि भाई प्रेमचंद जी का जो हम पढ़ते हैं गोदान या और कुछ भी, तो जब जाते हैं तो वैसे गांव तो केरल में नहीं दिखाई देते हैं, और दक्षिण भारत में नहीं दिखाई देते। तो ये तो लगता है कि थोड़े हिस्से का गांव है, तो यह भी सुनने को मिलता है ना। तो हम ये मान के चलें कि विलेज मॉडल भी बहुत तरह के हैं हमारे देश में, और उन सब का जब अनुवाद जाएगा, अनुवाद एक काम और भी करता है कि वो परिचित ही नहीं कराता है वो कई कई बार संकट में पड़े हुए लेखक को, मैं तो कहा करता हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशन करता है। वो उसको उठा के अपने यहाँ ले जाता है, उसको वहाँ समर्थन मिलता है। तो यह तो होना चाहिए। और जब आए थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, नहीं आप फिर मुस्कुरा रहे हैं जयप्रकाश जी, आप ये बताइए। मेरा कहना ये है कि आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं चिट्ठी कभी लिखूं। आज जो सरकार नहीं, आज जो सरकार है वो हिंदी के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, अब ये मैं नहीं जानता। मैं सच प्रचार बाजार के रूप में 10 सालों में जो देखा, जैसे सड़कें आपने देखी हैं उस तरह से। सड़कें तो खैर बहुत आई, मैं तो इसमें मानूंगा
कि इतनी अच्छी सड़कें बनी। हम्म, जैसे मैं यहाँ से जाता था तो कई कई बार तो 2 दिन 3 दिन लग जाते थे मेरे गांव तक पहुंचने में, और 1057 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 1057 किलोमीटर। और अब आप जाइए तो आप दिल्ली में नहीं मिलेंगे ऐसी सड़कें, पूरा खजुराहो और एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे। तो ये बहुत सुविधाजनक हो गया है। लेकिन साहित्यकार दूसरी तरफ भी देखता है। वो ये देखता है कि ये मैंने कहीं कहा भी कि इन सड़कों के जाने से जो बदलाव हो रहा है, जैसे मैं हूँ आदिवासी क्षेत्रों हम्म, से, है ना, तो उनका जो अब तक का एक पूरा जीवन था वो अचानक हाईवे के आने से वो बिल्कुल बदल रहा है। ये चेंजिंग है और इसको कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, है ना, इसको कैसे आप सुरक्षित करेंगे। 2 ही 3 तरीके हैं। एक तो अच्छा साहित्य लिखा जाए जो उनके जीवन को इस चेंजिंग टाइम पर देखे, है ना, और दूसरा ये कि फ़िल्म हम्म, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और बल्कि अभी एक फ़िल्मकार थे, उनके लिए कॉन्सेप्ट मैंने तैयार किया, तो उसका टाइटल फ़िलहाल यही दिया कि ट्राइब एंड द ट्रेन। तो कई जगह तो रेल की पटरियाँ अब पहुँची हैं उन इलाकों में। तो विकास हो रहा है। अगर ये विकास है तो कम्युनिकेशन में, परिवहन में, इन सब में तो हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। और साहित्य क्या है ना कि सिर्फ वो एक ही पहलू को नहीं रखता है कि हाँ, यहाँ ये मिलने लगा, खाने की जगह हो गई। वह भी देखता है कि इसके अलावा क्या हो रहा है, जो डार्क साइड हम्म, है ना, वह भी उसकी जिम्मेदारी है। और यहाँ चाहिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और और किसी भी सरकार का विश्वास कि वह यह माने कि इसके पीछे कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि जो ये साहित्य को नहीं करना चाहिए। साहित्य की दरअसल प्राथमिक प्राथमिक उसकी गतिविधि है ये कि जो भी दृश्यमान है उसको वो उसको दर्ज करे, और दूसरा ये कि फिर उसको जिन अर्थों तक वो ले जाना चाहता है वहाँ तक ले जाए। हर कोई आध्यात्मिक ही होता है, स्पिरिचुअल ही होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इनके देश के कुछ, मैंने बहुत पढ़ा है इटालियन कुछ लोगों, बहुत तो नहीं जितना पढ़ सकता हूँ। उम्बर्तो एको को काफ़ी हम्म, पढ़ा, बल्कि इस बार तो उम्बर्तो एको का एक उपन्यास, हमारे यहाँ फ्ली मार्केट लगता है इनके यहाँ, तो मैंने देखा कि एक पतली सी किताब थी, सलमन फिश, सलमन एंड अदर एसेस। तो वो कोई स्थानीय अखबार था, वहाँ वो कॉलम लिखा करते थे, तो वो सस्ते मिल रही थी, मैंने उसको ले लिया, पढ़ने लगा। पता लगा वो तो नई दिल्ली स्टेशन पर लिखा है उन्होंने। तो यानी हम जिनको उम्बर्तो एको को सोचते थे कभी भारत नहीं आए, वो यहाँ भारत घूम घाम के चले गए, और हम अब जान रहे हैं जब उन्होंने हाइपर रियलिटी लिखी या नेम ऑफ रोज लिखा। इटालो कैल्विनो का याद मैं दिलाना चाहूँगा। मुंशी प्रेमचंद्र बड़े हमले हुए जब कफन कहानी को लेकर विवाद चला कि वो दलित विरोधी है। तो हिंदी भाषा जिसको कहते हैं ना, जिसमें साहित्य लिखा जा रहा है, और ख़ास तौर से जिसमें कहानियाँ, उपन्यास और कविताएं भी जो लिखी जा रही हैं, तो उसमें जो जातीय गद्य, जातीय भाषा, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उसकी उसकी विविधता और उसके अंतर को देखा जाना चाहिए। अब जैसे कफन कहानी थी, अब कफन कहानी में घीसू माधव दलित थे, तो दलितों की तरफ से आपत्ति आ गई कि दलित विरोधी हैं मुंशी प्रेमचंद। तो मुझे लग रहा था ऐसा है नहीं। वहाँ अगर कोई ब्राह्मण या कोई ओबीसी या कोई और भी होता, डिप्रिवेशन, वंचना की उसी स्तर तक पहुँचता कि पत्नी के इलाज कराने के पैसे न होते, कफन के पैसे न होते, फिर चंदा वंदा करके चैरिटी, तो उसके ज़रिए अगर वो आस-पास के लोग पैसा देते उसे, तो वही करेगा जो घीसू माधव ने किया। वो शराब पिएगा, खाना इतालवी खाएगा। की किसी पुस्तक, वेस्टर्न किसी लेखक की बात कर रहे थे जी। हाँ, तो मैंने उसके उदाहरण में मैंने कहा कि एक कैल्विनो की कहानी है थेफ्ट इन अ केक शॉप। तो वो 3 चोर हैं, है ना? और तीनों चोरों की अलग-अलग विशेषता है। एक सेंधमारी बहुत बढ़िया करता है, और एक जो है वो अंदर जा कर के सफाई और क्या लेना है, क्या नहीं लेना है वो करता है। वो दादा है, सबका बॉस है।
और एक जो है बेचारा दुबला पतला है, मरियल सा, तो उसको बाहर लगाते हैं कि तुम देखो पुलिस तो नहीं आ रही है, कोई ये तो नहीं रहा है ना। तो वो एक एक ज्वेलर शॉप में जाते हैं वो, बाहर से घूम के, फिर अंदाज़ा लगाते हैं। तो जो सेंध मार है वो अंदाज़ा लगाता है कि हाँ, मैंने जान लिया है कि पीछे कहाँ से सेंध लगाएँगे, सामने तो लगा नहीं सकते, शहर है। तो रात में वो पीछे से जाते हैं। अब यहाँ वो गलती कर जाता है, तो बजाय वो ज्वेलर शॉप में, वो केक शॉप में सेंध लगा देता है। और जब वहाँ वो जाता है तो देखता है पेस्ट्री पड़ी हुई है, ब्रेड पड़ा हुआ है, जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, पाइस पड़े हुए, आइसक्रीम्स पड़े हुए हैं। तो भूखे हैं दोनों, तो भूल जाते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए थे। तो खाना शुरू करते हैं, और खाना शुरू करते हैं और इतना खाते हैं कि वो लिपटते जाते हैं उसमें, है ना। तो वो जो बाहर जिसको खड़ा किया है, वो देखता है तो कहता है कि ये लोग सब खा लेंगे, वो भी भूखा है 5-7 दिनों से, जो बाहर खड़ा हुआ है। तो कहता है मुझे भी आने दो, तो उसको डांट के भगाते हैं। तब तक पुलिस वाले बाहर से आते हैं, तो पुलिस वालों को आहट होती है, तो पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़ के अंदर आते हैं। तो आते हैं तो वो भी भूखे हैं, पुलिस भी 5-7 दिन से खाना नहीं मिला है, ये इकोनॉमी है। तो वो भी खाना शुरू करते हैं, और ये जो हैं चोर, ये भागते हैं। उनमें से एक है जिसकी एक एक प्रेमिका रहती है कहीं और, तो उसके लिए भी अपने टक करता है शर्ट में यहाँ वहाँ कि मैं उसको ले जाऊँ, वो भी भूखी बैठी होगी। अब वो भूखा रह गया, वो दुबला पतला लड़का है ना। तो वो जब भाग रहे हैं तो लड़का पीछा करता है, उनको चाट रहा है कि इनके शरीर में जो लगा है। पुलिस खाने में लगी हुई है, तो पूछते हैं कि हम इसको बताएंगे कैसे कि क्या हुआ, रिपोर्ट कैसे देंगे। तो पुलिस वाले के जो ऑफिसर है वो कहता है खा रहा है, कहता हम कह देंगे बंदर घुस आए थे यहाँ, बंदरों ने तोड़ के ये किया। अब आप देखिए उस कहानी के पीछे पूरी इकोनॉमी और भूख, जबकि मार्केट पूरा डिस्प्लेड है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन भूखमरी बहुत है। और वहाँ पे आकर के मुझे लगा कि ये तो दहलाने वाली का कफन के सबसे करीब यही है। और जब वो जो भागा है अपनी प्रेमिका के पास पहुँचता है, ब्लैक है वो, तब तक उसके शरीर में वो सब पेस्ट्री या क्रीम्स जो है वो पिघल चुके हैं, है ना। तो उसकी प्रेमिका चाटना शुरू करती है इसको इस तरह। तो भूख का, हंगर का, ये शायद आप बंगाल में पाएंगे। जब 1869-72 उधर जब अकाल पड़ा था, तो एक ऐसी इस तरह की चीज़ें आई थी, फिर एक भूखी नंगी पीढ़ी आई थी सामने, तो वो नौबत ना आए, है ना। तो ये कहाँ से ये सूचनाएं मिलती हैं, वो प्रेमचंद ने दिया, क्योंकि कॉलोनियल टाइम में भले ये कहा जा रहा हो कि भारत बड़ा आधुनिक हो रहा था, बड़ा समृद्ध हो रहा था, रेलवे लाइन आ गई थी, अखबार निकलने लगे थे, ये होने लगा था, लेकिन यह भी था कि यीशु माधव भी थे वहाँ। तो ये काम साहित्य करता है ना। तो मेरा यही कहना है कि साहित्य की जो अपनी भूमिका है वो बहुत बड़ी है, और दोनों तरह की है। वो बाजार की ओर भी देखता है कई बार अपने सर्वाइवल के लिए, और कई बार अपनी जिम्मेदारी भी वो निभाता है। यही मेरा कहना था। मैं यह जानना चाहता हूँ, आप दोनों से मेरा सवाल है कि साहित्य की हमने बात कर ली, भाषा की हमने बात कर ली, अनुवाद की बात कर ली, बड़े लेखकों की बात कर ली, बाजार के प्रभाव की बात कर ली, सियासत की बात कर ली, सरकार की बात कर ली, अकादमिक क्षेत्र की क्या स्थिति, इसकी बात कर ली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कलाओं की और सिनेमा की क्या भूमिका है एक दूसरे, पश्चिम और पूरब। जैसा कि आपने मुझे बातचीत में कहा था कि मैं पश्चिम और पूरब की अवधारणा को नहीं मानती, तो मैं ये कहूँगा कि भारत और यूरोपीय समाज को जोड़ने में, भाषा को जोड़ने में और संस्कृति को जोड़ने में कला और सिनेमा की क्या भूमिका है, मैं दोनों का मत जानना चाहूँगा। इटली में मतलब हम सिनेमा की परंपरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय महायुद्ध के बाद जो नियो रियलिज्म था वो बहुत मशहूर है, और इटली में भी और इटली से बाहर भी। और यदि हम रोबर्टो रोसेलिनी का नाम लेंगे तो वो, जैसे कि वो उस रोबर्टो रोसेलिनी की एक भारतीय पत्नी भी थी, और
पत्नी भारत से भगाने के लिए एम.एफ. हुसैन का हाथ हुआ, तो उसका आत्मकथा में ये बहुत अच्छी तरह से सुनाई देती है। तो सिनेमा, प्यार, साहित्य सब कुछ मिश्रित होता है। और टोरिनो में एक बहुत अच्छा संग्रहालय होता है, म्यूजियम ऑफ सिनेमा, जो टोरिनो के प्रतीक में है। मोले एक इमारत है जो शहर का प्रतीक है, और उसमें जो म्यूजियम है वो बहुत मशहूर है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल शायद इटली में जो फिल्में बनती है इतने मशहूर नहीं होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी फिल्में बनी जाती हैं इटली में। तो आप बताएं सर। नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ मैं। बल्कि सिनेमा जब से आया तब से सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है, और वो साहित्य का ही एक हिस्सा है। और पहले तो साहित्य के साथ ही सिनेमा शुरू होता था। हमारे यहाँ भी जो बड़ी फिल्में बनी वो साहित्य से ही जुड़ी हुई थी। और यहाँ भी जब आप पढ़ाया जाता है पुणे में इंस्टीट्यूट में, तो जो पूरी उनकी सिलेबस है उसमें इटली के शायद सबसे अधिक फिल्मकार हैं। अधिक अगर नहीं भी हैं तो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं जो माइलस्टोन्स हैं। और ऋषिका की शुरू होती है बाइसिकल थीफ, फिर आगे बढ़ते जाता है। बल्कि मैं अभी जब आप लोग बात कर रहे थे परंपरा और भारतीयता और इस सब के बारे में, तो मुझे याद आ रही थी एक फिल्म पासोलिनी की वो थी शॉर्ट फिल्म ऑन इंडिया, है ना। तो उसको मैं बहुत पसंद करता था एक समय में, अभी भी करता हूँ। तो वो ऐसा था जो सिनेमा भी उसी तरह से साहित्य के अलावा समाज की स्थितियों से भी जुड़ा हुआ था, और उसमें वो हस्तक्षेप करता था। तो वो भारत आया तो एक प्रश्न लेके आया, और वो प्रश्न वो सबसे पूछता फिरता था। और वो फिल्म में है, 1 घंटे की फिल्म है, और मैं तो जयप्रकाश जी कहूँगा सबको देखनी चाहिए अगर उपलब्ध हो उसके प्रिंट तो। और प्रश्न ये है कि जब गाय को शेर खा रहा था और दिलीप सिंह उसको देख रहे थे, तो दिलीप सिंह ने, वो कहानी है ना, पूरी पुरानी कहानी है, तो दिलीप सिंह ने कहा कि चूंकि राजा, गाय, पृथ्वी दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, तो तुम गाय को छोड़ दो और मुझे खा लो। वो ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि गाय को जब खाने जा रहा था शेर, तो गाय की आंख से आंसू बहने लगे। तो उसने पूछा शेर ने पूछा उससे, तो उसने कहा मेरा बछड़ा भूखा होगा। तब तक दिलीप सिंह ने अपने आप को गिरवी रख दिया, और जब वो गाय अपने बछड़े के पास गई तो बछड़ा दूध पी रहा था, फिर गाय रोने लगी कि अब अंतिम बार है। तो बछड़े ने पूछा, उसने बता दिया, अब बछड़ा आ गया। अब वो शेर के सामने तीनों ऑफर कर रहे हैं अपने। बछड़ा कह रहा है मुझे पहले खाओ, गाय कह रही है मुझे, राजा दिलीप सिंह कह रहे हैं मुझे। अब ये प्रश्न लेके वो आए पासोलिनी, तो वो सबसे मिला, यहाँ के जो प्रोफेसर्स थे उनसे मिला, यहाँ तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर थे, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, श्यामलाल जी आप सब जानते हैं, तो श्यामलाल जी से मिला कि अगर आप होते तो आप क्या करते। फिर वो जो राजघराने के लोग थे, बीकानेर के प्रिंस, उनके पास गया, उन्होंने कहा आप क्या करते। फिर साधुओं से मिला, संतों से मिला, फिर समाज कर्मियों से मिला, तो सब अपनी अपनी तरीके से इंटरप्रेट करते थे उसको। नो इट्स माइथोलॉजी। अब बड़ी मज़ेदार, बड़ी मीनिंगफुल फिल्म है। और अंत जहाँ होता है वो मणिकर्णिका घाट है बनारस का। तो एक शव पड़ा हुआ है किसी बहुत मोटे आदमी का, तो उसमें धप से 1 किलो घी आता है ऐसे, और धप से गिरता है, और उसके बाद फिर गंगा में फूल और राख जाते हैं। अब वहाँ बहुत लैमेंट के साथ खत्म होता है कि अब भारत अब वह नहीं है, भारत एक पश्चिमी देश है, यहाँ कहने के लिए है कुछ, लेकिन है वो हमारी तरह ही। तो होता क्या कि यह जागरूकता साहित्य पैदा करता है, सिनेमा पैदा करता है, और इसीलिए उसकी एक भूमिका होती है। आप पाथेर पंचाली याद करें या अभी की फिल्में याद करें,
मैं तो कहूँगा कि इस पाथेर पंचाली देखिए गाँव में, आप ही अगर गाँव में रहते या मैं गाँव में रहता, तो क्या मैं लेखक बन पाता? हरिदत्त उसमें है, वो अगर वहीं रहा था, तो क्या वो लेखक बनता? तो सारी समस्या ये होती है कि लेखक बनने के लिए भी आपको शहर जाना पड़ता है, और जो अगर आप राजधानी में पहुँच गए तब तो बड़े लेखक हो जाएँगे, और कहीं बीच में अटक गए, मेरठ-वेरठ में और उसके पहले कहीं, तो छोटे लेखक रहेंगे। तो यह स्थितियाँ होती हैं, और ये बड़े बुनियादी किस्म के सवाल हैं। तो सिनेमा का, इटालियन सिनेमा का बहुत ही गहरा असर है। हम सब ने देखा, खूब देखा। आप लोगों ने अभी बातचीत के दौरान एक फिल्म एल वेजिटारियानो की बात चर्चा चली थी आप दोनों। मैं चाहूँगा कि उसके बारे में थोड़ी बात बताएं कि वो वो फिल्म इनके क्या है और कैट संदर्भ क्या है। वो इन्हीं के विश्वविद्यालय टोरिनो के विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट का है शायद। वो एकेडमिक्स का ही हिस्सा है, एकेडमिक सिनेमा को, तो उसका वो डिप्लोमा फिल्म है। और संयोग था कि मैं वहीं था और हम सब लोग एक साथ उसको देख रहे थे, और जब फिल्म समाप्त हुई तो उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था, हर कोई रो रहा था, हर किसी की आंख में आंसू थे। और इटली के बारे में ये है कि वहाँ का जो पूरा मिल्क प्रोडक्ट है, दूध का बिजनेस, वो सिखों के हाथ में है, सरदारों के हाथ में है। सरदार हम लोग बोलते हैं। और जहाँ जाएंगे आपको लगेगा वाह, यहाँ तो बिल्कुल अमृतसर है, यहाँ तो भांगड़ा हो रहा है ना, और बड़ा अपना सा लगता है। तो वो बड़ी मार्मिक कहानी बताऊंगा तो शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी। बस ब्रीफली यही है कि बेरोजगारी वहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ बीटेक करेंगे आप, एमटेक करेंगे, कहाँ नौकरी पाएंगे, है ना, पकौड़े तलेंगे, क्या करेंगे। तो वहाँ जिनका बिजनेस है, वो इसके मामा लगते हैं, इस लड़के के, जो बीएचयू से ही, बनारस से ही गया है। कृष्णा नाम है इसका। तो कहते हैं तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुमको नौकरी देता हूँ। वो वहाँ चला जाता है। अब वहाँ जाता है तो वो कृष्णा नाम है, कृष्ण की का चित्र लगा हुआ है, और कृष्णमय होता है वो, और गाय के साथ उसके संबंध दूसरे होते हैं। एक गाय के साथ उसके संबंध ऐसे हो जाते हैं कि वो गाय उसको देख के रिस्पॉन्ड करती है, तो उसको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल हमारे तरह की गाय है ना। अब वहाँ क्या है कि गाय सिर्फ पूजा की वस्तु तो है नहीं, सबके अलग अलग सेल हैं, और सबके मीटर्स लगे हुए हैं, किसने कितना मिल्क दिया, कितना मिल्क दिया, कितना मिल्क दिया। तो जितना ही मिल्क गिरता जाता है उतना ही उसको फिर बूचर हाउस में भेजा जाता है। तो वो देखता है कि उस गाय का मिल्क घट रहा है, तो डरता है, तो वो दूसरी गायों का मिला करके और उसका बनाए बनाए रखता है, वो धोखा देता है। और ये जब ये सब हो रहा है, उसी समय जो उसका मालिक है डेयरी का, उसकी एक बेटी है। तो बेटी को एक बेबी सीटर चाहिए। तो बेबी सीटर के लिए कोशिश की तो बुल्गारिया से एक लड़की आती है, तो बेबी सिटिंग का काम करती है। वो देखती है कि बड़ा अच्छा लड़का है, बनारस से आया है, कितना खूबसूरत है, दुबला पतला है, बहुत ईमानदार है, हर जगह उसकी तारीफ होती है, बहुत अच्छा लड़का, और सचमुच तारीफ के लायक है, बड़ा ईमानदार है। भारतीय ईमानदारी की को प्रमाणित करती है वो फिल्म। फिर दोनों का एक तरह से सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है, फिर अफेयर होता है, और हर कोई चाहता है कि ये हो, ऐसा बहुत अच्छा है। तो ये एक स्टेज आ जाती है कि विवाह करवा दिया जाए। तो माँ बुलाई जाती है बल्गारिया से, अब माँ भी सिंगल है, वो देखती है, उसको भी पसंद आ जाता है। अब यहाँ से फिल्म टर्न ले रही है कि वो शादी होती है, और शादी के बाद होता है हनीमून। तो उनको हनीमून के लिए भेजा जाता है दोनों को। अब जब कृष्णा जा रहा है हनीमून के लिए, तो अपने दोस्त को, जो कि सिखी है सर, बताना भूल जाता है कि इस गाय की हिफाजत करना, वो बताना भूल जाता है। और उसी का दोस्त, हो सकता है कि कंपटीशन में वो उसको रिप्लेस भी करना चाहता हो, वो देखता है कि तो दूध ही नहीं है, मिल्क ही नहीं है, तो बता देता है। और उसका ये बताना बहुत बड़ा ब्रीच है। देखिए, प्रेम में जो आप धोखा देते हैं अपने प्रेमी को या दोस्त को, उतना ही बड़ा अपराध है किसी बिजनेस में, किसी व्यापार में अपने जो आपके क्या कहें, जो शपथ हैं, उनको ब्रीच करना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बराबर है वो।
तो जब वो लौट के वहाँ दोनों आते हैं तो पता लगता है उसकी नौकरी जा चुकी है, उसका सामान फेंका जा चुका है। और जब उसकी जिसके साथ हनीमून बना के आया है, जब उसको पता चलता है कि ये धोखा दे रहा था, वो भी उसको छोड़ देती है, कहती यू आर ए चीट। तो वो करे क्या? तो उसकी बॉडी ऐसी नहीं है, दुबला पतला है, और काम फिजिकल करेगा, लेबर का काम करेगा, तो लेकिन उसके अलावा कोई काम नहीं मिलता। अब ख़त्म हो रही है, समाप्त कर रहा हूँ मैं। तो लेबर का काम करने लगता है, और एक दिन काम करता है, 3 दिन वो पड़ा रहता है, थक जाता है। और उसने नदी के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का बहुत सस्ते में एक अपार्टमेंट ले लिया है, हट ले लिया है, अपार्टमेंट, और वहाँ रहता है। एक दिन क्या होता है कि उसको काम मिलता है किसी फार्म हाउस में पेस्टिसाइड के स्प्रे करने का। तो वहाँ वो पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो पेस्टिसाइड जब स्प्रे करवाते हैं तो आप जानते हो पहले ब्रीफिंग की जाती है कि भाई इसको इतना लिक्विडफाई करो, इतना उसको वो करो। वो ब्रीफिंग ख़त्म हो चुकी है। तो जो उसका मालिक है, फार्म ओनर है, वो कह के जाता है बाकी लेबर्स को कि इसको बता देना। अब वो जो लेबर्स हैं वो भी वही हैं, मज़दूरों में जो रेशियल जो वो होते हैं वो रहते हैं, तो जानबूझ के नहीं बताते हैं इसको। और ये बेचारा चलाता है बिना जो डेंस और बहुत ही हाँ, पूरा पेस्टिसाइड, जैसे सांस लेता बेहोश होके गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है ना। तो एक गाय हमारी, एक गाय वहाँ, एक कृष्ण भक्त यहाँ, एक कृष्ण भक्त वहाँ, एक का अंत ऐसा है ना। तो कभी कभी क्या है कि इस अंतर को समझना, अब वो मैंने देखा कि उस ऑडियंस में सब लोग रो रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि कृष्णा की जो ये डेथ हुई वो क्यों हुई। और उसके बाद अंत में 1 साल के बाद कोई एकादशी आती है, शायद जन्माष्टमी आती है, तो वह पत्नी बुल्गारिया की, उसको याद आता है कि आज के दिन वो खीर खाता था। तो खीर बना के खोजती खोजती वहीं पहुंचती है, तो देखती है कि वहाँ के घोड़ा पड़ा हुआ है और बाकी वहाँ दीमक लगे हुए हैं, और कृष्ण की जो 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 चित्र था उसको दीमक खा चुके हैं। तो बड़ी एक तरह के शॉकिंग है ये। तो कहा जाता है कि संस्कृति जोड़ती भी है और संस्कृति तोड़ती भी है, लेकिन संस्कृतियों को समझ लिया जाए तो संस्कृति एक दूसरे के करीब लाती है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल कल्चर, है ना, कि हम खाना खाने लगे, हम पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा, और ये इटली का ही पिज़्ज़ा है ना। वहाँ तो खाना ही खाना वही है, एक पीता है, पीता। तो मुझे में तो सबसे वो तो रोटी है वो। तो आप खोजेंगे तो सारी चीज़ें बांग्लादेशी बहुत हैं। आप परवल लाल भाजी, लाल साग, है ना, आप खोजिए वहाँ इतना इफ़रात मिलेगा। तो उनसे पूछते हैं हम लोग बांग्लादेशियों से कि भाई ये कहाँ, कहते हैं हम यहीं पैदा करते हैं। और कोई ये मतभेद नहीं है वहाँ कि यहाँ क्रिकेट हो रहा, मैच हो रहा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि एक तो स्टूडेंट ने आपके इसी पर किया है कि देश के भीतर खेल यानी क्रिकेट टीम, उसमें जो नेशनल सेंटिमेंट्स जुड़ते हैं, और एक जब दूसरे देश में जाते हैं जहाँ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब लोग एक तरफ होते हैं, एक ही तरफ होते हैं, उनमें यहाँ की लड़ाइयाँ नहीं रहती। तो वहाँ क्या होगा? तो इतना भिन्न होता है, इसलिए ज़्यादा घूमना, ज़्यादा लिटरेचर पढ़ना, ज़्यादा फिल्में देखना, और फिल्में देखना भी पढ़ना है, ये आप मान के चलें। तो ये है, ये मेरा कहना है कि ऐसे प्रोविज़न होने चाहिए, और ये साहित्य में ही नहीं, जैसे फेलोशिप की बात हो रही थी, फिल्मों के लिए भी होना चाहिए जी। कि वहाँ के फिल्म मेकर्स, अभी जो आपको जितने भी ऑस्कर मिलते हैं मोस्टली वो बनाने वाले बाहर के होते हैं, है ना। तो ये मेरा कहना है। एक आखिरी सवाल पर इस बातचीत को हम पूरा करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि भारत में जो साहित्य और पुस्तकों की बात जो है, हमारे यहाँ पॉपुलर साहित्य, लोकप्रिय साहित्य जिसको हम कहते हैं, और गंभीर साहित्य, वह बटा हुआ है। हम गुलशन नंदा, रानू को भी साहित्यकार नहीं मानते हैं। अपराध कथा लेखकों की अलग ही स्थितियां हैं, जो लोग लिख रहे हैं उनको भी साहित्य का दर्जा नहीं देते हैं। पश्चिम में
और विशेषकर इतालवी में क्या स्थिति है? क्या वहाँ पे इस तरह का साहित्यिक विभाजन लेखकों के बीच है? हमारे यहाँ भी एक कैनन होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हिंदी साहित्य में वो उस पर और ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। मैं देखती हूँ कि अभी भी अ, रामचंद्र शुक्ला का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लगभग 100 साल पहले लिखा गया, तो अभी भी एक टेक्स्ट बुक है। और वो बहुत अच्छी किताब है, लेकिन जो कैनन उसमें बनाया गया वो शायद अभी वैलिड नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो पेरियोडिजेशन है उसमें आजकल वैलिड नहीं होता। तो उम, उम, इतालवी साहित्य में भी एक कैनन होता है, लेकिन इतना फिक्स नहीं होता है। और स्कूल में लेकिन जब मैं हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ, मैं जैसे कि आपने कहा, ये जासूसी साहित्य या कमर्शियल साहित्य, लोकप्रिय साहित्य आप कैसे बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं उस पर 2-1 चैप्टर भी देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमको कि हम ध्यान देंगे इस पर कि जो प्रकाशित होता है और जो लोग वास्तव में पढ़ते हैं, इसमें क्या फ़र्क होता है। क्योंकि हमने बात की कि पुरस्कार, सम्मान, लेकिन लोग क्या पढ़ते हैं वास्तव में? ये जो आवश्यक सम्मानित होता है कि जो जासूसी लिटरेचर होता है, जो मुझे भी नहीं लोकप्रिय मालूम। ये होता है इतालवी भाषा में भी है, ये होता है। एक उदाहरण दे दूंगी। एक लेखिका, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व किसी को मालूम नहीं, क्योंकि बस एक नाम है, और ये एक स्त्री का नाम है, एलेना फेर्रांते। वो बहुत मशहूर है, लेकिन इटली में भी मशहूर है, लेकिन शुरू में वो यूएसए में बहुत मशहूर हो गई। और वो कमर्शियल लिटरेचर है या गंभीर लिटरेचर है, पता नहीं, क्योंकि मुझे ये मेरा मतलब व्यक्तिगत आइडिया है कि वो इतना लोकप्रिय हो गया अमेरिका में, क्योंकि उसमें बहुत स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि नेपल्स कैसा होता है, मतलब वो लोग, जैसे कि आप इटली के बारे में क्या सोचते हैं, इटली में क्या होता है, इस किताब में सब कुछ मिलेगा आपको, तो आपको बहुत पसंद होगा। लेकिन क्या ये गंभीर लिटरेचर है, पता नहीं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ नहीं। लेकिन वास्तव में ये बहुत लोकप्रिय होते हैं और लोग इन किताबों को पढ़ते हैं। तो यदि मैं हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ और सिर्फ मुक्तिबोध, प्रेमचंद पढ़ाऊंगी, लेकिन नहीं बताऊंगी कि देवकीनंदन खत्री भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि रामचंद्र शुक्ला देवकीनंदन खत्री का नाम लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ठीक है वो भी है, हाँ है, बोलना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में वो साहित्य नहीं होता है। फिर भी हम यदि देवकीनंदन खत्री का काम नहीं देख लेंगे तो प्रेमचंद कौन पढ़ेगा? क्योंकि बहुत लोग हिंदी पढ़ने लगे सिर्फ चंद्रकांता पढ़ने के लिए, और रामचंद्र शुक्ला के कैनन में वो नहीं होता है, लेकिन मैं जब पढ़ाती हूँ वो बताती हूँ। और जासूसी लिटरेचर, हाँ वो शायद गंभीर लिटरेचर नहीं होगा, लेकिन फ्रांचेस्को ओर्सिनी ने भी एक बहुत अच्छी किताब लिखी, जिसमें ये दिखाई देती है कि साहित्यिक दृष्टिकोण से जो प्रयोग है उन लोकप्रिय किताबों में,
वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विभाजन फ़र्क है। नहीं होना चाहिए। विभाजन मतलब नहीं है फ़र्क, लेकिन विभाजन नहीं होना चाहिए। आप बताइए नहीं, सर। मैं सहमत हूँ, इससे सहमत हूँ। बल्कि ऐसा है भी नहीं, शैंडिलियर है, ऐसे बहुत सारे हैं। नहीं, ये तो पश्चिम में है। भारत में तो बहुत एक बड़ी विभाजन रेखा दिखती है, जहाँ नीरज को भी नहीं माना जाता साहित्यकार। ये मुझे लगता है कि ऐसा कुछ तो अन्याय हुआ, देखिए और मनोज सुमन और इसका मिल जाए। आक्षेप जो है वह वामपंथ पर अक्सर लगाया जाता है कि जो वामपंथी विचारधारा के जो आलोचक थे, उन्होंने मुख्य धारा में नहीं आने दिया उन लोगों को जो लोकप्रिय लेखक थे। ये तो है, ये इसमें आंशिक मतलब मैं सहमत हूँ आपकी बात से। यह एक तथ्य भी है कि लोकप्रियता से घबराते हैं लोग, चाहते ये हैं कि इनकी राजनीति तो लोकप्रिय हो, हुँ। है ना? वो इतनी लोकप्रिय हो कि वही लेकिन यहाँ पर वो बहुत अधिक क्या कहें, बहुत बहुत एक बंद वो उसमें रहने लगते हैं, और ऐसा हुआ और निराला के साथ भी हुआ। और गीत में तो सोचिए शंभुनाथ सिंह और नीरज जी, केदारनाथ सिंह की शुरू की वो रचनाएं हैं ना, फिर ओम ठाकुर, फिर छविनाथ मिश्र, बुद्धिनाथ मिश्र, सूर्य भानुगुप्त, है ना, और पूरी एक लंबी परंपरा कविता की, नवगीत की, गीत की। लोगों ने दोहे लिखे, सोरठे लिखे, क्या क्या लिखे, छप्पे लिखा, गीतिका, हरिगीतिका, वो सब किनारे हो गए। और उसके बाद एक बड़े गहरे ऐसा 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 लगाव कि जिसको कभी देखा नहीं। मैं कई बार, शायद पिछली बार भी मैं कहीं कह रहा था, ये रोना बाथ ने कहा था हाँ। कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसी से जुड़े रहते हैं। एक तो उसने कहा, एक तो ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सब कोई गॉड गॉड करते रहते हैं। दूसरा दूसरा उसने कहा कि जनता जनता पीपल, किसी ने नहीं देखा कि वो जनता क्या है कौन? लेकिन है कौन। लेकिन जनता ही जनता की बात होती है। और तीसरा यथार्थ, रियलिटी। हाँ, हाँ, हाँ। ये तीनों ऐसी चीजें हैं कि हर कोई दावा करता है। इनको छोड़ करके इनको छोड़ करके तो ये इनका कहना सही है कि जिसको हम ही लोगों का देखिए जो विकास हुआ, कहाँ कुशवाहा खान, प्यारेलाल आवारा, इब्ने शफी, और इतना पढ़ा, और फिर उसके साथ जुड़ जाती है, और लिखने का एक तरह का सलीका भी मालूम होता है कि हम कितनी जल्दी तेजी से अंग्रेजी सीखने के लिए। मैं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत गांव में रहा, मेरा तो कोई वो नहीं था। अंग्रेजी सीखने के लिए मुझे जेम्स हेडली चेज जैसे लोगों ने, है ना, उन्होंने उन्होंने मदद की, और कुछ एनोनिमस वो आते थे, उन्होंने मदद की। तो क्या है कि ये अय्यार कथाएं हैं, जो जासूसी कहानियां हैं, ये हाँ। आपको बांध लेती हैं, और आप उसके जरिए आप भाषा सीखते जाते हैं। इस पे बहुत अच्छे उपन्यास है, मिलन कुंदेरा का उपन्यास है। हाँ, हाँ। और इसका भी सेंट्रल यूरोप का है जो मिलोराद पाविच, उसमें रशियन सीखने के लिए वो भागा हुआ है चेकोस्लोवाकिया से, और उसको रूसी भाषा सीखनी है या पता नहीं कौन सी भाषा सीखनी है। तो एक लड़की को रखता है जो उसे उसे रूसी सिखा दे। तो ये नई भाषा सीखने की उम्र इसकी जा चुकी है, जैसे मेरी जा चुकी है। मैं नई भाषा अब नहीं सीख सकता, है ना, तो बहुत मुश्किल होती है। तो कैसे सीखता है? आप पढ़ेंगे उस उपन्यास को, मैं नाम बोल रहा हूँ, तो हर रोज जिस दिन वो टच करता है उसको, तो एक शब्द सीख लेता है। एंड देन यू कैन इमेजिन, जिस दिन वो दोनों विवाह करते हैं, तब तक वो पूरी रूसी भाषा सीख चुका होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि एक कथा में देखिए, कथा में अगर रोचकता ना हो, पठनीयता ना हो, किस्सा गोई ना हो, वो आपको बांध ना ले, तो उन्होंने कहा कि आपका कर्तव्य है कि आप जो प्रतिबद्ध साहित्य है उसको आप पढ़ाएं। तो आप फोर्स करके, बाय कोएर्सन, आप कैसे किसी को पढ़वाएंगे ये साहित्य? तो साहित्य उतना ही सहज है, होना चाहिए, जितना सहज आप पानी पीते हैं, अन्न खाते हैं, है ना, वो आपके स्वाभाविक, हमारी सारी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला साहित्य। तो और इसमें कविताएं हैं, विलक्षण कविताएं। और मुझे लगता है कि जैसे एक कविता मुझे याद आ रही है, कविता की प्राथमिक पाठशाला, उसमें ये कोई कविता कठिन नहीं होती है, कविता वही होती है जो होती है, हुँ। बस ये है आपको उसमें कूद जाना है।
हर कविता सरल होती है और जो कविता कठिन होती है वो कविता नहीं होती, है ना? तो एनी गुड आर्ट फॉर्म, एनी गुड आर्ट, if it's really good, it doesn't need any critic, interpreter, anyone. और ये पल्प पर भी लागू होता है और हाँ, जिसको हम गंभीर साहित्य कहते हैं, कहने के लिए साहित्य, वो उसमें भी लागू होता है। वो जो रिचर्ड बाख, जिस पे अंक निकाले इन लोगों ने कि रिचर्ड बाख का जो जोनाथन लिविंगस्टन सीगल करोड़ों बिक गई, तो डर पैदा हो गया, तो ये तो उल्टा जा रहा है। लेकिन पल्प ने भी बहुत बदला है, जिसको हम पल्प कहते हैं, गलत कहते हैं। जो लोकप्रिय साहित्य है या लोकप्रिय कलाएं हैं, उन्होंने भी अपने समय को बहुत गहराई से प्रभावित किया है और उनका योगदान है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। आप सभी ने हमारी लगातार 2 सप्ताह बातचीत सुनी, कला, साहित्य, संस्कृति और यूरोपीय और भारतीय भाषा, साहित्य, समाज, संस्कृति किस रूप में एक दूसरे को प्रभावित कर रही है, किस रूप में बदल रही है। साहित्य तक के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उदय प्रकाश जी, प्रोफेसर अलेक्जेंड्रा, दोनों का धन्यवाद। और आप हमें देख पाए, सुन पाए, इसके लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। अगले सप्ताह मैं फिर मिलूंगा किसी अतिथि के साथ, ऐसे ही इसी कार्यक्रम में। साहित्य तक को देखते रहें, बुक कैफे को देखते रहें और भाषा, संस्कृति, संस्कार को विकसित करने की दिशा में कुछ कदम और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।